हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। जेकेपीएससी की क्लासेस हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 6th क्लास ये हमारी आज की रहेगी। हम थिंकर्स को पढ़ रहे हैं। उससे पहले फिलोसफी के बेसिक हम पढ़ चुके हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष और जॉन ड्यूई भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमें रूसो के बारे में पढ़ना है जी। बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरलिस्ट फिलोसोफर हैं, ये बात आप बोल सकते हैं। यानी अगर नेचुरलिज्म आपके सिलेबस में नहीं है और रूसो आपके सिलेबस में है तो आप इक्विवेलेंट मान सकते हो कि अगर रूसो आ गया तो आपके सिलेबस में नेचुरलिज्म भी आ गया। सिमिलरली जॉन ड्यूई आ गया तो प्रैग्मेटिज्म आ गया, ये प्रैग्मेटिज्म की फिलोसफी। महात्मा गांधी और अरबिंदो घोष को हमने आइडियलिज्म या आइडियलिस्ट की तरह पढ़ा है। ऑल्दो महात्मा गांधी की जब बाकी फिलोसफी की बात आती है, कंप्लीट फिलोसफी की, तो हमने नेचुरलिस्टिक और प्रैग्मेटिक भी पढ़ा है जब मेथड या सेटिंग की बात आती है। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर जो है हमने नेचुरलिस्ट की तरह पढ़े हैं, तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। रूसो की बात हमें आज करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन जो है वो आ जाते, तो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियोस तो आप जो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आपकी सारी की सारी क्लासेस ऑलरेडी फ्री हैं। ये सारी क्लासेस आपको जेकेपीएससी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप इनकलकेट लर्निंग पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो अगर कोई बच्चा पहली बार ये क्लास देख रहा है। ओके और जिसने पहले वाली क्लासेस के नोट्स नहीं बनाए हैं, कोशिश कीजिए नोट्स बन जाए, बिकॉज लास्ट में जब सिलेबस पूरा हो जाएगा और आप पीडीएफ भी अगर लेना चाहेंगे, खरीदेंगे भी थोड़ी बहुत, तो भी वो हो जाएगा कि बहुत लेंदी हो जाएंगी चीजें। 50-60 क्लासेस और पूरा सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है। सो इट्स बेस्ट कि आप अपने नोट्स बनाएं अगर आपके पास टाइम है तो। ओके, रूसो के बारे में पढ़ना है। रूसो बहुत इंपॉर्टेंट जो है नेचुरलिस्टिक फिलोसोफर बोले गए हैं। फर्स्ट मैन है इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड जो कॉमन मैन की, कॉमन चीजों की बात करते हैं। ओके, 1712 में इनका जन्म हुआ। अभी तक जो 4 हमने ऑलरेडी थिंकर्स पढ़े हैं उनके अगर हम बर्थ की बात करें, क्योंकि क्रोनोलॉजी कई बार पूछ ली जाती है तो हमें ध्यान होना चाहिए। 61 59 में 1859 में हमने जॉन ड्यूई पढ़े हैं। 61 में हमने रविंद्रनाथ टैगोर पढ़े हैं। 1869 में जन्म हुआ था एम के गांधी का और अपना 1872 में जन्म हुआ था अरबिंदो घोष का। यानी अब तक जो हमने 4 पढ़े हैं उन सब में रूसो सबसे पुराने 1712। ओके, सो क्रोनोलॉजी आपको पता हो, रूसो, जॉन ड्यूई, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और अरबिंदो घोष। ओके, अब ऑब्वियसली बात है फिलोसफी कहां से निकलती है। फिलोसफी अपनी लाइफ से निकलती है, जो आपने लाइफ में फील किया होता है। ठीक है, कि आपने कहां कहां गए हो, कैसे पढ़ाई की है, किन चीजों में आप कैसे आप पले बड़े हो। जैसे जॉन ड्यूई में हमने देखा था कि वो अपने फादर की शॉप पे अगर बैठते थे तो वो बाकी सबसे भी इंटरेक्ट करते थे, बातचीत करते थे, तो वो सोसाइटी को तवज्जो देते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा उल्टा, इनकी मदर जो है वो एक्सपायर हो गई थी जब इनका जन्म हुआ। इनके फादर ने पाल पोस के इसको बड़ा किया। अर्ली एजुकेशन जो आप देखेंगे वो ऑब्वियसली इनके फादर के ही हाथ में थी, जो कि बहुत पुअर मेकर और प्राइवेट ट्यूटर थे। ओके, सो हिज फादर वाज क्वाइट इन इग्नोरेंट ऑफ द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग अप हिज सन। सो वो होता है ना कि एक होता है बच्चा पालना, ठीक है, उसका परवरिश करना उसकी, बट एक हो जाता है कि पल जाते हैं वो। ऑब्वियसली जन्म हुआ है आपका तो आप बड़े भी हो ही जाओगे एक ना एक दिन। सो वही सिचुएशन इनके साथ हुई। सो ये जो है बैड हैबिट्स में भी थोड़े से इंक्लूड हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि ये अपनी लाइफ के हिसाब से बोलेंगे कि ये इनके लिए सोसाइटी अच्छी नहीं रही, तो ये बोलेंगे कि सोसाइटी अच्छी है ही नहीं। जॉन ड्यूई का इंटरेक्शन बाकी लोगों के साथ रहा और उनके फादर या फैमिली, उन चीजों का इफेक्ट, एनवायरमेंट का इफेक्ट कितना ज्यादा होता है वो हम देख सकते हैं इन दोनों की फिलोसफी में। सो जॉन ड्यूई की फिलोसफी में आपको सोसाइटी इंक्लूडेड नजर आएगी। रूसो चूंकि उनका जो है एनवायरमेंट सही नहीं रहा, वो बैड हैबिट्स में भी जाते हैं। ठीक है, वेरी सिवियरली जो है वो बिटन इन द स्कूल, देन मतलब सिचुएशन सही नहीं रही, तो इन्होंने जो ये इनह्यूमन प्रैक्टिसेस हैं या फिर जो अपनी क्या बोलते हैं इसको सोसाइटी है उसको थोड़ा सा ओपोज किया है। ठीक है, तो आप सोसाइटी से परे आप देखेंगे रूसो को। 12 की स्पेलिंग ठीक कीजिएगा। a tendency of sentimentality and sensuality। सो वो एक मतलब सेंटिमेंट्स होने चाहिए, सो वो चीज सोसाइटी की तरफ से नहीं आ रही है, इसलिए फिर उन्होंने वहां पे स्कूल भी छोड़ दिया था। अलग अलग ऑक्यूपेशंस ट्राई किए बट उनमें भी वो फेल हुए। इधर उधर और लोगों से मिले, ठीक है, एम्पैथाइज करना सीखा पुअर लोगों के साथ। और वो बहुत एक दिन बहुत टायर्ड और हंग्री होते हैं बिकॉज ऑफ हिज एमलेस वेंडरिंग्स। ठीक है, सो वो एम उनके पास था नहीं,
फिर वो एक प्रीस्ट से मिलते हैं, प्रीस्ट उनको ले जाते हैं और उनको रखते हैं, उनकी लाइफ को वो शेप करते हैं वो प्रीस्ट जो है, ठीक है। तो वहां से वो जो एग्जिस्टिंग सोशल या फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स हैं उनसे फेमिलियर होते हैं, उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये जो राइटिंग्स हैं जैसे ये हॉब्स की, लॉक की, ये बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं उनको, डीपली इन्फ्लुएंस करती हैं, ऑल्दो आपको सबके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हिज माइंड वॉज ऑक्यूपाइड विद प्रॉब्लम्स, जो एजुकेशन या गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो वो प्रॉब्लम्स दिखती थी उनको, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो प्रॉब्लम्स शायद फेस की थी, इस वजह से ज्यादा दिखती थी। ओके, सो बस उन्होंने बहुत सारे काम किए अपनी जर्नी में, बहुत अलग अलग ऑक्यूपेशंस जो है वो करके देखे। 1741 में जाके वो पेरिस में सेटल डाउन होते हैं, राइटर बनते हैं। पॉवर्टी और सफरिंग ऑफ द पीपल से इन्फ्लुएंस्ड आपको उनकी चीजें नजर आएंगी, जो लिखी भी है या जो उनकी फिलोसफी है वो भी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने सोसाइटी को हेट किया, सो ही हेटेड द सोसाइटी फॉर एविल्स एंड वांटेड टू रीफॉर्म इट। उनकी पब्लिकेशंस में भी आपको ये चीजें नजर आ जाएंगी। ओके, उन्होंने डिक्लेयर किया सब कुछ अच्छा होता है जब तक वो नेचर के पास होता है, ठीक है। जब जैसे ही वो सोसाइटी में आ जाता है वैसे ही चीजें गड़बड़ा जाती हैं। तो रिटर्न टू द नेचर, बैक टू द नेचर, फॉलो द नेचर, ये चीजें जो है वो इनके साथ फिट बैठती हैं, ठीक है। सो ये चीज आपको पता हो, ये नेचर के करीब जाने की बोल रही हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि मैन जो है वो बिल्कुल फ्री पैदा होता है, बोर्न, उसका जन्म जो है, उसका बर्थ जो है वो बिल्कुल फ्री होता है, बट एवरीवेयर ही इज इन द चेन्स। उसके बाद सोसाइटी में आने के बाद वो बिल्कुल ऐसे बंधनों में, रेस्ट्रिक्शंस में जकड़ा रहता है। हम भी तो सोचते रहते हैं ना कि फलां को बुरा ना लगे, उसको ना लगे, उसको ये बोलूं या ना बोलूं, वो इतनी उधेड़बुन चलती रहती है लाइफ में। सो वो चीज क्या है कि आप चेन्स में, रिलेशनशिप्स में, बंधनों में बंधे हुए हो, आपके पास बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं आपके ऊपर, ओके। उनका जो काम है एमील, ये बहुत फेमस है और इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से मेंशन है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड में तो ये बुक भी बैन कर दी थी और कई जगह पे तो जलाई भी गई थी, ओके। सो क्योंकि ये सोसाइटी के अगेंस्ट बोल रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। सो फ्रेंच अथॉरिटीज जो हैं वो बहुत डिस्प्लेजर होती है, मतलब अच्छा नहीं फील करती इनके बारे में और इनके अगेंस्ट होती है। कई बार होता है ना कि अथॉरिटीज के खिलाफ या आप सोसाइटी के खिलाफ बोलेंगे तो सोसाइटी आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, वही इनके साथ हो रहा है, ठीक है। 11 साल एज ए कॉन्सिक्वेंस उनको वहां से जो है वो एग्जिट करना पड़ा बहुत सालों के लिए। 11 साल बाद वो वापस आते हैं और अपनी लास्ट बुक जो है वो कन्फेशंस नाम है बुक का, कन्फेशन, वो लिखते हैं, ठीक है। वो बहुत डिस्गस्टेड और डिसअपॉइंटेड थे जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज थी फ्रांस और स्विट्जरलैंड की, ठीक है। यानी वो कुछ टाइम फिर इंग्लैंड में भी रहे। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल एज वेल एज एजुकेशनल फिलोसोफर इनको बोला जाता है। 1778 में जो है वो सडन अटैक ऑफ थ्रोम्बोसिस से इनकी डेथ हो जाती है। बहुत सारे लोग ये भी बिलीव करते हैं कि सुसाइड भी हो सकता है, या मतलब पॉइंट ये है कि 1778 में डेथ हो गई इनकी। और इनकी जो थॉट्स थे लिबर्टी को लेके, क्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उन चीजों को लेके, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को काफी प्रभावित करते हैं 1789 में जो हुआ, इसीलिए इनको फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। दो तरीके की इनइक्वालिटी की ये बात करते हैं सोसाइटी में, ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। दो तरीके की इनइक्वालिटी कौन सी, एक होती है नेचुरल लेवल पे, एक होती है मोरल या पॉलिटिकल लेवल पे। सो नेचुरल लेवल पे जो इनइक्वालिटी दैट इज फिजिकल, जैसे हम बोलते हैं ना फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं, हर इंसान अलग है। सो ये जो फिजिकल डिफरेंसेस और जो नेचुरल चीजों की वजह से, हेरिडिटी की वजह से जो चेंजेस आए हैं, एक तो वो इनइक्वालिटी है कि हर कोई बराबर नहीं है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो वो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। बट दूसरी इनइक्वालिटी जो है वो सोसाइटी में क्रिएट हो रही है, उसको ये पॉलिटिकल या मोरल इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। जो सोसाइटल कन्वेंशंस की वजह से, सोसाइटल लॉज, नॉर्म्स की वजह से, जैसे कास्टिज्म की वजह से, रिलीजनिज्म की वजह से, रीजनलिज्म की वजह से, तो जो सोसाइटी की वजह से रेस्ट्रिक्शंस बन रही हैं, इनइक्वालिटी बन रही है, दैट इज मोरल एंड पॉलिटिकल। सो मोरल और पॉलिटिकल या फिर नेचुरल और फिजिकल, ये आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार वो होता है ना 3-4 स्टेटमेंट आती है और उसमें पूछ लिया जाता है कौन कौन सी सही है, वहां पे ये क्वेश्चन एक बार देखने को मिला है, ओके। फर्दर अगर हम देखें तो इनकी जो फिलोसफी है वो ऑब्वियसली जो आर्टिफिशियल सोसाइटी है, ऑटोक्रेटिक सोसाइटी है, उसके अगेंस्ट नजर आएगी। तो इनका आइडिया क्या है, इनका आइडिया नेचुरल स्टेट का, नेचुरल मैन का, नेचुरल सिविलाइजेशन का। सो नेचुरल वर्ड आपको इनके साथ बिल्कुल ऐसे अटैच्ड दिखेगा जैसे तो इनका सरनेम हो, ओके। ये फर्दर और क्या बोलते हैं कि जो यूजुअल प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप उनका उल्टा कर देंगे ना तो ऑलमोस्ट आप सब चीजें सही कर रहे हो। यानी कि ये क्या कर रहे हैं कि बच्चे को जैसे ट्रेडिशनल वे में पढ़ाया जाता है, फोर्स किया जाता है कि मेरा बच्चा तो पैदा होते ही डॉक्टर बन जाएगा, सो वो जो चीजें हैं उसको ये मना करते हैं कि फोर्स मत करो, बच्चे को भी सोचने का, करने का टाइम दो, चीजें दे, मतलब उसको अपने देखने दो ना एक बार के लिए।
ठीक है, तो ये वही बिलीव करते हैं कि सब चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सोसाइटी में आके वो गड़बड़ा जाती है। इनकी एक और बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 बुक तो एटलीस्ट आपको याद हो। एक तो एमील, एमील तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमील के नाम से यानी आपको रूसो और एमील बिल्कुल साथ साथ दिखने चाहिए। लास्ट बुक जो थी वो कन्फेशंस, और अपनी बीच में एक और बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 3 बुक काफी पूछी जाती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने ये बात बोली थी जो हमने ऊपर भी पढ़ी कि मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। सो वो आपको ओवरऑल दिखेगा कि जो मैन मतलब इट्स लाइक आप अपनी चीजों के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। आप उसको क्या जरूरत है ये सोचने की कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। सो अगर आप वो चीज नहीं सोचोगे तो आप बहुत फ्रीली बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। नेचर के ये जितने करीब है तो ये 3 कॉन्सेप्ट देते हैं नेचर के। एक है नेचर एज एंडाउमेंट, यूजुअली एंडाउमेंट होती है जैसे स्कूल वगैरह चलाने के लिए कोई फंड होता है ना, सो वो लगा लो आप। ये नेचर को ही अपने आप में एक फंड और एक जो है वो चीज मानते हैं कि जिसकी वजह से बाकी चीजें चल रही हैं। ओके, नेचर को बोलते हैं ये आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी और नेचुरल फिनोमिना लिविंग अकॉर्डिंग टू नेचर। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं जी। जैसा जैसा नाम है वही चीजें हैं इनके अंदर, वही ओवरऑल फिलोसफी है इनकी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं इसमें नेचर एज एंडाउमेंट, कि ये नेचर को ही इक्विवेलेंट मान रहे हैं एंडाउमेंट के। ओके, यानी बेस्ट लर्निंग जो है बच्चे की वो फ्रीली डेवलप होएगा अगर नेचर में अपने नेचुरल इंपल्सेस के थ्रू अगर वो जा रहा है, तो वो स्पॉन्टेनिटी की वजह से स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट जो होगा दैट इज दी बेस्ट। ओके, सो जो इननेट टेंडेंसीज है वो ऑटोमेटिकली अपने आप बाहर आ जाएंगी, ठीक है। व्हेन आई वांट टू ट्रेन अ नेचुरल मैन आई डोंट वांट टू मेक हिम अ सेवेज और टू सेंड हिम बैक टू द वुड्स, बट living in the whirl of the social life, he should not let himself be carried away by passion and prejudices of men. Let him see with his eyes and feel with his heart. So इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेचुरलिज्म बोल रहा हूँ या नेचर में ट्रेनिंग को बोल रहा हूँ तो आप जंगलों में वापस चले जाओ, मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि जो आप सोशल लाइफ में रह रहे हो वहां पे आप अपनी आंखों से अपने हर्ट के हिसाब से जो फील करते हो जिस तरीके से, इट्स लाइक वो सोसाइटी जो है वो आपको अफेक्ट ना करे। जैसे सोसाइटी कितनी एविल है, कैसे इनको स्कूल में भी पीटा गया था, तो वो चीजें इनको बहुत डीपली अफेक्ट जो है वो कर रही हैं, ठीक है। उनसे ये डीपली अफेक्टेड है उन चीजों से, तो सोसाइटी इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है बिकॉज इन्होंने बचपन में वही चीजें फेस की हैं। इसलिए ये बोलते हैं कि ऑब्वियस सी बात है आप रहोगे तो वहीं ही, ऐसा नहीं है कि आप जंगलों में चले जाओगे, बट नेचर के करीब रहना, फ्री फील करना और अपने हिसाब से काम करना, इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज को फॉलो अप करना, वहां से यानी इंटरेस्ट के बेसिस पे चीजें करना बोल सकते हैं। तो आइसोलेशन होना चाहिए सोसाइटी से, ठीक है। तो नेचर में तो सारी चीजें बढ़िया है, सोसाइटी ही नेगेटिव है जो बच्चे को नेचर से दूर, नेचर मतलब उसके खुद से दूर ले जाती है, क्योंकि सोसाइटी में जो नॉर्म्स हैं चीजें हैं आप उस हिसाब से चलना शुरू कर दोगे, फिर आप डीपली अफेक्टेड रहोगे जैसे रूसो थे। सो नेचर जो है वो डिफाइन की गई है नेगेटिव टू सोसाइटी। ओके, वो चीज आपको पता हो। नेचुरल फिनोमिना लिविंग अकॉर्डिंग टू द नेचर, ठीक है। तो जो नेचुरल मैन है वो ऑटोमेटिकली जब वो मतलब ब्रोटअप होगा या उसको पढ़ाया जाएगा नेचुरल इन्वायरमेंट में तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। ऑब्वियसली आप कांटेक्ट में रहो, जो फिजिकल फोर्सेस है, चीजें हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, बर्ड्स, प्लांट्स, स्ट्रीम्स, हिल्स, वो सारी चीजें, तो उनके पास भी आप रहो। तो ये ग्रेट लवर है नेचर के भी, बट बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट की तरह ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल जाके जंगल में ही बैठ जाओ और आप कुछ काम ना करो, नहीं। आप उन चीजों के भी करीब रहो लेकिन अपने करीब ज्यादा रहो, वो बोल सकते हैं। ओके, सो इनकी फिलोसफी ओवरऑल देखेंगे तो नेचर ऑफ चाइल्ड के अकॉर्डिंग जो है वो फिलोसफी एजुकेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड। बच्चे की जैसे जैसे स्टेज अलग होगी वैसे वैसे एजुकेशन भी अलग होगी। एजुकेशन नेचर, मैन, थिंग्स, इन सब चीजों से। देन एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडेंस। नेगेटिव एजुकेशन की ये बात करते हैं, जो ये सोसाइटी से दूर रह के बात कर रहे हैं ना उसको ये नेगेटिव एजुकेशन बोल रहे हैं। ओके, एम क्या रहेगा एजुकेशन का, ना सिर्फ जीना या सांस लेना बल्कि यूज आपके जो ऑर्गन्स हैं, सेंसेस हैं या अपनी फैकल्टीज या फैसिलिटीज बाकी जो चीजें हैं उनको यूज करना अच्छे से, बेटर तरीके से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। सो लाइफ इज टू लिव, टू वर्क, टू डेवलप, टू प्रॉपरली यूटिलाइज द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी या बाकी चीजें। सो वो आपको चीजें यूटिलाइज करनी है बेटर तरीके से। एम क्या रहेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट, तो फिजिकल डेवलपमेंट भी आ गया, सेंसेस का डेवलपमेंट भी आ गया, इनेट फैकल्टीज का डेवलपमेंट भी आ गया, देन आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल सोशल डेवलपमेंट। लर्निंग ट्रेड की भी ये बात करते हैं ताकि आप अपनी आजीविका कमा सकें, आप जी सकें, तो वो चीजें आपको ट्रेड, मैकेनिकल, आर्ट, मैनुअल लेबर कुछ ना कुछ तो आना चाहिए।
ओके, एम ऑफ एजुकेशन बात करेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट है। इन्होंने जो है क्या किया है, 4 स्टेजेस दी हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और यूथ। तो अप टू 5 इयर्स इन्फेंसी मान रहे हैं ये जन्म के बाद, चाइल्ड मान रहे हैं 5 से 12 तक चाइल्डहुड, देन 12 से 15 तक एडोलेसेंस और उसके बाद यूथ की बात करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अलग अलग एम होंगे, जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद 5 इयर्स तक क्या एम बोल रहे हैं, ये वहां पे बोल रहे हैं स्ट्रांगली कि वीकनेस कहाँ, वीकनेस से ही गलत चीजें होती हैं फर्दर, ठीक है। तो बच्चे को अपने आप में स्ट्रांग होना चाहिए और वो कुछ गलत नहीं करेगा ये मानना चाहिए। इट्स लाइक अगर हर इंसान अच्छा हो जाए तो सोसाइटी अपने आप अच्छी हो जाती है टेक्निकली, ठीक है। सो वही चीज है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी हेल्थ, ग्रोथ, उन चीजों के ऊपर यहाँ पे फोकस रहेगा बच्चे की। ओके, चाइल्डहुड में क्या रहेगा, 5 to 12 इयर्स। यहाँ पे बच्चे के सेंस ऑर्गन्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू, करके देख रहे हो आप चीजों को, ठीक है, नेचर के पास, और अपने सेंस ऑर्गन्स को डेवलप कर रहे हो। एडोलेसेंस, ये स्टेज में 12 to 15 इयर्स आपकी स्टेज रहेगी। यहाँ पे आप पर्सनैलिटी, एडोलेसेंट की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो रही है, हार्डवर्क, गाइडेंस, अलग अलग सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो ओवरऑल सारा डेवलपमेंट आपको यहाँ दिखेगा। यूथ में आ गया तो यहाँ पे अब इमोशन, सेंटिमेंट्स, उनकी ट्रेनिंग ऑफ हार्ट होनी चाहिए यहाँ पे, कि आपके अंदर मोरल, सोशल, वो क्वालिटीज डेवलप हो, ठीक है। आप बेटर होंगे तब सोसाइटी बेटर होगी। तो सोसाइटी को ये नेगेटिव बोल रहे हैं, सोसाइटी के साथ चलने को ये बोल नहीं रहे हैं, यानी आइसोलेशन में रहेगी जो एजुकेशन है वो। ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इनके करिकुलम का, वो इन्होंने करिकुलम की स्कीम या स्कीम ऑफ एजुकेशन को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया। उनकी जो बुक है एमील, तो एमील ये एक लड़के को बोलते हैं, उसमें एक नाम है सोफी, सोफी जो है एक लड़की को, इमेजिनरी गर्ल जो कि आइडियल वाइफ बनेगी एमील के लिए। तो इन दोनों की एजुकेशन की ये बात करते हैं। 5 स्टेजेस कौन सी हैं, इन्फेंसी की स्टेज, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, यूथ, और 5वीं ये वुमेन की एजुकेशन की अलग से बात करते हैं। तो इन सबको इन्होंने करिकुलम मेंशन किया है जो हमने बोला। तो 0 to 5 में नेगेटिव एजुकेशन, सोसाइटी से दूर रह के आप जो है सब्जेक्ट्स की बजाय आप फोकस कर रहे हो बच्चे के बॉडी पे, सेंस ऑर्गन पे, उन चीजों के ऊपर, ठीक है। कोई फोर्स जो है बच्चे को बाहर से नहीं मिल रहा है, कोई टॉयज नहीं मिल रहे हैं एक्सपेंसिव खेलने के लिए, आपके पास सब चीजें फ्रीली अवेलेबल हैं, उनके साथ जो है ये, वो बोलते हैं ना कि उनके साथ बड़ा कर रहे हैं बच्चे को। सो ये परवरिश में आजकल बोलते नहीं कि बच्चे आजकल वो, मतलब चूंकि मेरे पास बेबी है अब, तो मेरे पास वैसी ही रील्स आती हैं कभी अगर मैं स्क्रॉल करूं तो 5-7 मिनट, तो उसमें क्या दिखता है कि पीडियाट्रिशियंस का काफी दिख जाता है जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं। तो वो लोग भी यही बोलते हैं कि बच्चे को सिर्फ आपका टाइम चाहिए। आप मतलब इंसान या पेरेंट्स जो भी एक्स्ट्रा चीजें खरीदते हैं ना, वो सारी खुद की सहूलियत के लिए खरीदते हैं, बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, बच्चे को आप चाहिए हो, आपका टाइम चाहिए है। तो वही है कि जब जीते जागते इंसान उनके पास हो खेलने के लिए, बात करने के लिए हर टाइम, तो फिर उनको जरूरत नहीं है एक्सपेंसिव चीजों की, राइट। सो वही चीज यहाँ है कि नेगेटिव एजुकेशन की जो बात करते हैं, वो नेगेटिव एजुकेशन आपको सोसाइटी से दूर, एविल चीजों से दूर, बिल्कुल नेचर के करीब, और आपको अपने करीब, मतलब ब्रॉट अप बाय हिज मदर एंड ही शुड गिव ड्यू प्रोटेक्शन, ही शुड बी गिवन ड्यू प्रोटेक्शन। तो बच्चा जो है वो बिल्कुल अपनी मदर के पास, वो पालेगी उसको अच्छे से, तो मदर का रोल बताया है इन्होंने स्पेसिफिकली। देन है चाइल्डहुड की एजुकेशन। सो यहाँ पे वो किसी भी तरीके की एजुकेशन के लिए अपोज करते हैं कि एजुकेट नहीं करना है, आपको ट्रेनिंग देनी है चीजों को, या वो होता है ना कि माइंड को कैसे डेवलप करना है, नेगेटिव एजुकेशन के थ्रू पावर ऑफ रीजनिंग कैसे डेवलप करनी है, ठीक है, कैसे जो है हिज आईज शुड बी ट्रेन्ड की हाइट, वेट, डिस्टेंस किसका कितना क्या, तो वो इट्स लाइक ट्रेनिंग प्रॉपर हो रही है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज द बॉडी, ऑर्गन, सेंसेस, पावर्स एंड कीप द सोल लाइंग फेलो एज लॉन्ग एज यू कैन। ओके, सो ओवरऑल यहाँ पे बाकी चीजों का डेवलपमेंट आपको दिखेगा। हर स्टेज पे नेगेटिव एजुकेशन तो है ही, भले ये वर्ड मेंशन करें ना करें, ठीक है। 12 to 15 बहुत अच्छा पीरियड होता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो बच्चे को उस तरीके के सब्जेक्ट्स, उस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो पढ़ानी चाहिए, उस तरीके का काम, प्रोजेक्ट्स, वो चीजें देनी चाहिए उसको। क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी उसकी एनकरेज करनी चाहिए कि कैसे बढ़ सकती है, ठीक है। उस तरीके के रिसर्च, इनोवेशन, वो सारी चीजें, और उस तरफ उसको इंक्लिनेशन जो है वो उसकी क्यूरियोसिटी को इंक्लाइन करने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे रिसर्च में, इन्वेंशन में, सेल्फ एजुकेशन में बच्चा आगे बढ़ सकता है,
ठीक है। इनफैक्ट रूसो वांट्स टू टीच एमिल इंडस्ट्रियल एक्सचेंज एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन बैंकिंग ट्रांसपोर्टेशन टू प्रिपेयर हिम टू अर्न हिज लाइवलीहुड। तो कमा के कैसे खाएगा इंसान, वो चीजें भी इन्होंने मेंशन की हैं। हर ही रेकमेंड्स फॉर द रीडिंग द बुक रॉबिन्सन क्रूसोय। तो ये इन्होंने डैनियल ने बुक लिखी है नेचर के अकॉर्डिंग जो है कैसे लाइफ की स्टडी है, तो वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ मेंशन की, तो रेकमेंड करते हैं वो ये बुक। देन एजुकेशन फॉर यूथ 15 to 20। अब यहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इमोशनली, एस्थेटिकली, सोशली, मोरली सारी चीज़ों की मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, फर्दर जो चीज़ें बच गई हैं वो डेवलपमेंट आपको यहाँ पे हो जाए, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ मोरालिटी बेसिकली मेंशन है, वो आप देखेंगे तो आप पढ़ भी लेना, ठीक है। वुमेन के लिए, वुमेन को ये बोलते हैं कि जो सोफी एक वाइफ है उनकी, एमील की, इस बुक में, सो उसके अकॉर्डिंग ये है कि मेन जो है वो सर्व करने के लिए बने हैं, ऐसा इनका कहना है रूसो का, और वुमेन जो है वो प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए, ठीक है। सो एम क्या है वुमेन की एजुकेशन का, ऑब्वियसली सिंपली ये बोलते हैं कि वुमेन को एजुकेशन देनी चाहिए, लेकिन जो इनकी रीजनिंग है वो थोड़ी सी अलग है। इनका कहना है कि अगर एक वुमेन इलिटरेट है तो वो प्लेग की तरह काम करेगी, ठीक है। तो इट्स लाइक एक अनपढ़ औरत जो है वो बिल्कुल प्लेग की तरह या एक बीमारी की तरह है अपने हस्बैंड, बच्चों, फैमिली, सबके लिए, हर किसी के लिए, इवन अपने सर्वेंट्स के लिए, ठीक है। सो वो रेकमेंड करते हैं कि उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए ताकि वो सप्लीमेंट कर सके या कॉम्प्लीमेंट कर सके मेन को, ठीक है। यानी मेन की सहूलियत के लिए, मेन को अच्छे से सपोर्ट करने के लिए वुमेन का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो ये थोड़ी सी अलग इनकी रीजनिंग है। एंड दे शुड लर्न हाउस कीपिंग, सीविंग, एम्ब्रॉयडरी, तो सारी चीजें, रिलीजियस एजुकेशन, व्यूइंग, सब एजुकेशन जो है उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए, स्पेसिफिकली वुमेन को, सिंगिंग, डांसिंग, ताकि वो एक तरीके से प्लीज कर सके मेन को, वो सिचुएशन। ओके जी। टीचर का रोल ऑब्वियसली सेकेंडरी रहेगा, प्राइमरी रोल नेचर का रहेगा। तो ये सिर्फ गाइड, मतलब इंस्ट्रक्टर और गाइड की तरह, फैसिलिटेटर की तरह टीचर यहाँ पे काम करेगा, एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा। मेथड्स क्या रहेंगे, वही डायरेक्ट एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग, करके देखना, डिस्कवरी मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्शन। तो वो होता है ना, आप कुछ चीज बता रहे हो, उससे बेटर उसको वो चीज एक्शंस में दिख जाए। जैसे मैं पता नहीं किस, कोई तो रील में मैंने एक एक्ट्रेस है, कल्की करके हैं, आई थिंक मैं सही नाम बोल रही हूँ, तो उन्होंने एक चीज बोली दैट शी वाज लाइक, अगर मैं चाह रही हूं कि मेरी बेटी इंडिपेंडेंट बने, सो शी शुड सी एन इंडिपेंडेंट वुमेन इन द हाउस। तो इट्स लाइक आप कोई चीज बोलो उसको कि मैंने एक और रील देखी थी, मतलब आजकल काम की रील आती है मेरी फीड में, ठीक है। तो उसमें वो बोल रहे थे कि आप जब अपने बच्चे को सिखा रहे हो कि आप, कई बार होता है ना बच्चे ने किसी के मार दिया या कुछ हो गया तो आप बोलते हो चलो सॉरी बोलो, वो बेमन से सॉरी बोल भी दे, बट उसकी बजाय आप जब आगे बढ़ के अपने बच्चे के बिहाफ पे सॉरी बोलते हो ना कि आई एम सॉरी उसकी तरफ से, और उस बच्चे के सामने ही बोल रहे हो, तो वो चीज उसको ज्यादा बेटर सिखाएगी रादर देन जबरदस्ती सॉरी बुलवा देना। ओके, सो वही चीज है कि एग्जाम्पल प्रेजेंट करना अपने। अगर मैं चाह रही हूं कि हाँ मेरी बेटी जो है इंडिपेंडेंट बने, तो उसको मैं घर में एक एम्पावर्ड इंडिपेंडेंट वुमेन काम करती हुई, चीजें करती हुई दिखनी चाहिए, ताकि वो मेरे जैसी बनने की कोशिश करे। ऑब्वियसली जैसी इन द सेंस थोड़ा इंस्पिरेशन आए उसको। ओके, अच्छा, इन्होंने ये भी बोला था कि आई हेट बुक्स, ये स्टेटमेंट भी कई बार पूछी गई है कि किसने बोली, तो ये आई हेट बुक्स दे मियरली टीच अस टू टॉक ऑफ व्हाट वी डू नॉट नो। तो जो हमें नहीं पता उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देती है। तो आई हेट बुक्स, तो ये स्टेटमेंट जो है वो रूसो ने ही दी है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होनी चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट करते हैं टू द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन, बिकॉज बच्चा इनोसेंट और प्योर होता है। जैसे जैसे वो एनवायरमेंट, उसका अगर एनवायरमेंट डिफेक्टिव रहा, चीजें गड़बड़ रही, जैसे इनके स्कूल में हुआ था, तो वो बच्चा फिर वहां से शैटर्ड हो जाता है। ठीक है, सो बस उसको ये बोला गया कि एनवायरमेंट में छोड़ दो इसको। स्कूल भी जो है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल सराउंडिंग्स में होना चाहिए। एनवायरमेंट उसका दोनों तरीके से, फिजिकल भी और वैसे भी, दोनों एनवायरमेंट अच्छे होने चाहिए। ओके, डिसिप्लिन कैसा रहेगा, सेल्फ डिसिप्लिन, बिल्कुल नेचुरल डिसिप्लिन की ये बात करते हैं। मैं कई बार ये एग्जांपल भी देती हूँ, अगर आपने पहले वीडियोस देखी होंगी तो रूसो ने जो एमील का एग्जांपल दिया था उसमें ये था कि एमील ने अगर विंडो तोड़ दी है, तो अब उसको पनिशमेंट देने की बजाय जब उसको टूटी हुई विंडो के साथ ही उस रूम में रहने दो, ठीक है, विंडो लगवाने की जरूरत नहीं है। तो अब जब उसको ठंड लगेगी तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि विंडो नहीं तोड़नी। तो बट ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है कि सब कुछ ही अगर वो कर करके, इट्स लाइक पहले आप जो है चाकू के ऊपर पैर मार के देखो, देखो कि ओ ये तो कट रहा है,
ठीक है, तो आगे से नहीं मारना है, वो वाली सिचुएशन है, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्दो इनका कंट्रीब्यूशन अगर आप एजुकेशन में देखेंगे तो बहुत पायोनियर है, ये मॉडर्न एजुकेशन में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका रहा है, मॉडर्न साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, जो हमने अभी तक बात की, जहां पे ये इनेट पोटेंशियल बच्चे का बाहर लाने की बात करते हैं, जो बच्चे में अनफोल्डेड ट्रेट्स हैं, जो इनेट चीजें हैं, वो कैसे बाहर लाई जा सकती हैं, उसकी ये बात करते हैं, ठीक है। सो हर एक स्टेज पे बच्चे की खुद की कैरेक्टरिस्टिक, खुद की नीड्स होती है, तो उस हिसाब से उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। तो चाइल्ड हैज द वेज ऑफ सीकिंग, थिंकिंग, फीलिंग पेक्यूलियर टू इटसेल्फ, क्योंकि नेगेटिव ये बोल रही हूँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो नथिंग कैन बी मोर फुलिश देन टू सब्सटीट्यूट आर वेज टू देम। तो जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं तो उसका तरीका अलग रहेगा ना, आप अपना तरीका क्यों थोप रहे हो उसके ऊपर, ओके। देन है रिडीमर ऑफ सोशल एविल्स, तो हाँ बच्चा, बाकी सब चीजें तो सही है, सोशल सेटअप में, आर्टिफिशियल सेटअप में आगे सारी चीजें गड़बड़ा जाती है, तो उसको थोड़ा सा दूर रखो इन रेस्ट्रिक्शन से, बंधनों से, सो फ्री रखो बच्चे को, इंडिविजुअल लिबर्टी की ये बात करते हैं। इंट्रोड्यूसर ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग के नए नए मेथड्स इंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं, और उसमें ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, लर्निंग बाय डूइंग, इन चीजों पे फोकस करते हैं। फाउंडर ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रिंसिपल, सो वही कि आपको रटवाने की बजाय, क्रैमिंग की बजाय, कैसे आप उसको सिखाएंगे चीजें, जजमेंट, रीजनिंग, कैसे बच्चा सीखेगा, जैसे कोहलर का था ना इंसाइटफुल थिंकिंग, सो वो इंसाइटफुल लर्निंग कैसे होगी, चीजें कैसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस से कैसे सीखेंगे, सो वो सारी चीजें जो है, यानी आप कॉन्क्रीट तरीके से सिखाओ बच्चे को, रादर देन एब्स्ट्रैक्ट या साइंस या सिंबल्स, ठीक है, उसकी बजाय तो आप वही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की ये बात कर रही हैं, ठीक है। देन आप देखेंगे सपोर्टर ऑफ फ्री एंड पॉजिटिव डिसिप्लिन, तो वही नेचुरल डिसिप्लिन, फ्रीली बच्चे को छोड़ दो, वो अपने आप गलतियां करेगा, अपने आप सीख जाएगा, ओके। फोर रनर ऑफ सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, तो सोशियोलॉजिकल बेसिस की जब ये बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि हिज हैप्पी ब्लेंडिंग ऑफ इंडिविजुअल सोशल ट्रेनिंग सर्व्स एज फॉर अ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, तो उनका एम्फेसिस जो है वो मोरल, इमोशनल, इस तरीके की डेवलपमेंट पे है, ताकि एजुकेशन को एक सोशियोलॉजिकल बेस दिया जा सके, ये कहीं पर भी सोसाइटी के साथ बैठ के पढ़ाओ, या क्योंकि वो फिर ओवरऑल इनका मेजर को जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया वो नेगेटिव एजुकेशन का ही दिया है, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग की भी ये बात करते हैं, ताकि ट्रेड सीखे बच्चा, चीजें सीखे, ताकि वो अपनी आजीविका खुद कमा सके, बड़ा होके अपनी लाइफ में चीजों को चला सके, ओके। जैसे महात्मा गांधी ने, एपिस्टोलॉजी ने, विवेकानंद ने, उन्होंने बोला था ना, तो क्राफ्ट, बाकी क्राफ्ट की बात की, तो मॉडर्न एजुकेशनिस्ट की तरह ये भी वोकेशनल आइडियाज पे फोकस करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ऑब्वियसली इनकी सारी बातों से ही लग रहा है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की ये बात करते हैं। एडवाइजर है फिजिकल एक्टिविटी के, तो ऑब्वियसली आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए, ये स्टेटमेंट भी कई बार पूछी गई है कि किसने दी है। अब फीबल माइंड, फीबल मेक्स फीबल माइंड, ठीक है। ऑल वीकनेस कम फ्रॉम वीकनेस, अ चाइल्ड इज बैड ओनली बिकॉज ही इज वीक, मेक हिम स्ट्रॉन्ग एंड ही विल बी गुड, ठीक है। तो वो वीकनेस की वजह से वो खराब बन रहा है, बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, वो अच्छा है और अच्छा रहेगा, ओके। देन कल्टिवेट योर प्यूपिल्स इंटेलिजेंस एंड गिव हिज बॉडी कांस्टेंट एक्सरसाइज, स्ट्रॉन्ग हेल्दी बनाना है उसको, गुड और वाइज बनाना है, तो वो सारी चीजें ओवरऑल जो हमने अब तक बात की है वही चीजें यहाँ बोल रखी है, तो आपको देख के स्टेटमेंट पता चलना चाहिए, ऑल्दो ये फीबल वाली स्टेटमेंट तो फॉर श्योर पता होनी चाहिए आपको, ओके, कि किसने दी है, ठीक है जी। तो इनके जो व्यूज है वो ऑलमोस्ट एजुकेटर्स ने एक्सेप्ट किए हैं। ओवरऑल मेजर कॉन्सेप्ट नेगेटिव एजुकेशन का है, इनसे यही पूछा जाता है नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो रूसो ने दिया। पॉजिटिव नेगेटिव दो एजुकेशन है। पॉजिटिव एजुकेशन ये उसको बोलते हैं जो कि टू फॉर्म द माइंड प्री मेच्योरली एंड इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड, तो जो मैन से बिलोंग करती है ड्यूटीज वही उसके ऊपर भी थोप देना, इंस्ट्रक्शंस देना, दैट इज पॉजिटिव एजुकेशन, जो अभी तक चली आ रही है। थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट आपको लगेगा शायद, बट नेगेटिव एजुकेशन इज लाइक इन सब चीजों से दूर रखना, ठीक है। नेगेटिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है मतलब दूर इन द सेंस फिजिकली दूर ले जाओगे, नहीं, आप उसको बेटर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना सिखा रहे हो। यहाँ पे ट्रू एजुकेशन नेगेटिव एजुकेशन रहेगी, सोसाइटी से दूर। नेगेटिव एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगी, पॉजिटिव नहीं है, एक तो टाइम सेविंग नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव एजुकेशन होती है ना टाइम सेविंग, तो जो ट्रेडिशनली चली आ रही है कि जो चीजें बस बता दी बच्चा कर लेगा, वो नहीं। टाइम सेविंग नहीं है, आराम से बच्चे को टाइम दीजिए, वो सीखेगा। बुक लर्निंग भी नहीं है कहीं पर भी, ना कोई हैबिट फॉर्मेशन है, कोई पर्टिकुलर हम अपनी तरफ से मॉरल एजुकेशन कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो बच्चा अपने आप सीखेगा क्या सही है क्या गलत है,
कोई ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है, कोई फॉर्मल डिसिप्लिन नहीं है, नेचुरल डिसिप्लिन है। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसकी आप बात कर सकते हो कि हर एक बच्चा अलग है तो हम इंडिविजुअल पे फोकस करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भी बहुत बड़ा अच्छे से ब्रॉड लेवल का करिकुलम नहीं नजर आएगा, ऑल्दो इन्होंने 5 स्टेजेस की बात कर दी थी। ओके, अलाउ द चाइल्ड टू फॉलो हिज नेचुरल इम्पल्सेस, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से बैक टू नेचर, नेचुरल इम्पल्सेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से जो फ्रीली करना चाहे बच्चा उसको करने देना चाहिए। बट ऑब्वियस सी बात है हर एक चीज के ड्रॉबैक्स होते हैं, चांद में भी दाग होते हैं। तो इस चांद में क्या दाग है कि ये बुक्स, मीडिया इन सबको नेग्लेक्ट कर रहा है। डिफिकल्ट है नेचुरलिस्टिक सराउंडिंग को ढूंढना इतना ज्यादा बड़े लेवल पे। फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन को भी इग्नोर कर रहा है। पर जबकि प्रैक्टिस करोगे चीजों को, हैबिट बनेगी, तभी एक परफेक्ट मैन, कंप्लीट मैन की तरफ आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। एब्सोल्यूट फ्रीडम दे रहे हैं जो कि एक मिथ है और हार्मफुल भी है। एब्सोल्यूट फ्रीडम आपको कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक, कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। टीचर को बहुत कम इंपॉर्टेंस दी है यहाँ पे इन्होंने। फिजिकल नेचर अलोन इज नॉट सफिशिएंट कोई भी चीज के लिए, ठीक है। सो एजुकेशन इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और डायनेमिक है, वो चीजें जो है इन्होंने बात नहीं की। देन अगेंस्ट द फॉर्मल सिस्टम के अगेंस्ट हैं, जबकि बच्चे को फॉर्मल लेवल पे लाके ही चीजें शुरुआत में उसके अंदर इनकलकेट की जाएंगी। नेगेटिव एजुकेशन का कोई फिक्स एम ऑफ एजुकेशन भी नहीं है, और नेगेटिव एजुकेशन ये अप टू 12 ईयर्स तक ही बात कर रही है, ठीक है। मेंट फॉर ओनली चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 12। ओके, फ्यूचर को इग्नोर करते हैं जी, ये सिर्फ प्रेजेंट लाइफ की बात करते हैं। फुल टाइम दो बच्चे को, जीने दो अपनी जिंदगी, ऐसे वाली सिचुएशन। स्पिरिचुअल एजुकेशन को भी नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म हमें नेगेटिव एजुकेशन का देखने को मिलता है। इनकी जो बुक्स हैं, देखो ये 5 बुक्स हैं, इन 5 में से एमील सबसे ज्यादा जरूरी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी पूछी गई है, और सबसे लास्ट बुक कन्फेशन भी पूछी गई है। सो ये 3 चीजें तो आपको बताऊं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमील और कन्फेशन। ओके, एमील इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, ऐसा कुछ आपको उसका कवर दिख जाएगा, एमील, ठीक है। और ऑन एजुकेशन ये पूरा नाम है इनका, एमील ने लिखी है 1762 में इन्होंने एमील को लिखा था। बुक को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ये पूछा गया एक बार कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अलग अलग पार्ट में अलग अलग जो है बच्चे की लाइफ के बारे में बात की गई है। फर्स्ट पार्ट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में डिस्कस करता हुआ नजर आएगा। सेकेंड पार्ट जो है अमील की एडोलेसेंट ईयर्स के ऊपर फोकस करेगा। थर्ड पार्ट जो है एजुकेशन इन मोरालिटी और रिलीजन की बात करेगा। फोर्थ पार्ट जो है वो एजुकेशन ऑफ वुमेन और सॉरी फिफ्थ पार्ट जो है उनके अडल्टहुड से अडल्टहुड में ट्रांजिशन के, एडोलेसेंस टू अडल्टहुड के ट्रांजिशन की बात करेगा। तो 5 पार्ट हैं, बस ये बात आपको पता हो, थोड़ा सा मोटे तौर पे आइडिया हो। ये ना हो कि 5वें पार्ट के बारे में पूछ लिया तो आप उसको बोल रहे हो अर्ली चाइल्डहुड, नहीं ना। तो शुरुआत से लेके 5th पार्ट तक इन्होंने कंप्लीट जो है एजुकेशन और चीजें, लाइफ कैसे जीनी है उसकी बात है, क्योंकि एमील उस कैरेक्टर को बोल रहे हैं ये जो इनकी बुक में है, ठीक है जी। सोफी उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ कैसे उसको सपोर्ट करेगी, कैसे वो भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो ये ओवरऑल रूसो की फिलोसफी है। मेजर क्वेश्चन नेगेटिव एजुकेशन से, नेचुरलिज्म से, इन्हीं के अराउंड जो है आपको रिवॉल्व करता हुआ नजर आएगा। एमील, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कन्फेशन, इनके अराउंड अब तक क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, प्लस एक वो आई हेट बुक्स वाला जो स्टेटमेंट है वो। सो मेजर क्वेश्चंस तो यहीं से देखने को मिले, बाकी मैंने ओवरऑल फिलोसफी बता दी है। तो आप सोसाइटी से दूर, जॉन ड्यूई सोसाइटी के पास, ये 2 चीजें तो एटलीस्ट याद रखो, ठीक है जी। सो ये पढ़ ली हमने रूसो। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।